हाय व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे। मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट इस तरह की आई कि एक पूरे कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस फ्लो के ऊपर एक वीडियो बना दें, ताकि हमें डे वन से पता हो कि कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस फ्लो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि चंक्स में तो मतलब कॉल सेंटर के ऊपर भी काम हुआ है, डिस साइकिल्स भी बनी हुई हैं, मंथ एंड क्लोजिंग भी बने हुए हैं। लोगों को इसकी सीक्वेंस में इशू आ रहा था जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं। ठीक है, तो उन बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल ही अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं एसएपी में, सीओ के अंदर, तो आपके लिए ये वीडियो एक बेसमेंट मतलब आपके बेसिस का किरदार अदा कर सकती है, एक स्ट्रक्चरल बेस का किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, जिस तो इसके लिए मैंने छोटी सी वर्किंग मैंने इस तरह करी कि मैंने उस पूरे प्रोसेस को जो है वो अपने पास इस तरह डिस्क्रिप्शन और टी कोड्स को मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास्टर डेटा के हवाले से। तो मास्टर डेटा में हम जिस तरह बाकी तमाम मॉड्यूल्स का मास्टर डेटा होता है, सेम इसी तरह जो है वो सीओ का भी मास्टर डेटा होता है। उसमें हम जो है वो मास्टर डेटा अपना पूरा का पूरा सबसे पहले मेंटेन होता है। लाइक जिस तरह एफआई का पहले मास्टर डेटा मेंटेन होता है कि वेंडर्स ओपन होते हैं, जीएल ओपन होते हैं, उसके बाद वेंडर और जीएल में एंट्रीज हो रही होती हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह सीओ का सबसे पहले मास्टर डेटा क्रिएट होता है सिस्टम के अंदर। वो मास्टर डेटा क्या है? एक तो हमारा कॉस्ट एलिमेंट हो गया। कॉस्ट एलिमेंट हमारा जीएल जब क्रिएट हो रहा होता है उस टाइम पर क्रिएट हुआ हो जाता है, हमें अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो है वो कॉस्ट सेंटर का मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर सिस्टम में ये हम गो लाइव से पहले जब हम अपना पूरा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं उस टाइम पे मास्टर डेटा की क्रिएशन की बात आ रही होती है, तो हम पूरा का पूरा मास्टर डेटा इसको अपलोड कर देते हैं। अगर कोई ड्यूरिंग सिस्टम यानी कि ड्यूरिंग ट्रांजैक्शनल सिस्टम में हम कोई नया कॉल सेंटर भी ओपन कर रहे होते हैं, जिनकी वीडियोस भी बनी हुई है और उनके टी कोड्स भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ वीडियोस कुछ लाइंस जो हैं वो इस वजह से आ रही होंगी क्योंकि मैंने अपने चैनल की वीडियोस के मतलब एक पूरा हायरार्की बनाने के लिए बनाया था, तो उसमें कॉन्सेप्ट वाली जो है ना लाइंस इसकी वजह से आ रही होंगी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, वैसे तो ये अपना कॉल सेंटर का मास्टर डेटा क्रिएट हो गया। उसके बाद इंटरनल ऑर्डर्स वगैरह का मास्टर डेटा क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, उन इंटरनल ऑर्डर उसके बाद प्रॉफिट सेंटर का मास्टर डेटा मेरा क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर का मास्टर डेटा क्रिएट हो रहा होता है। उसके बाद मेरी एक्टिविटी टाइप्स क्रिएट हो रही होती हैं। ठीक है, इन तमाम मास्टर डेटा के क्रिएशन के बाद मेरा सिस्टम जो है वो अब समझे गो लाइव हो चुका या फिर ड्यूरिंग मतलब ट्रांजैक्शन सिस्टम में मेरा कोई भी मास्टर डाटा ओपन होगा तो वो इस प्रोसेस के अंडर में आएगा। ठीक है, मास्टर डाटा के प्रोसेस के अंडर में आएगा। अब मेरा ट्रांजैक्शनल डाटा आता है। ठीक है, ट्रांजैक्शनल डाटा क्या होता है कि सीओ का ट्रांजैक्शनल डाटा अपना बहुत ही कम होता है। सीओ में ज्यादातर वैल्यूज 95% वैल्यूज जो है वो सीओ के ट्रांजैक्शनल डाटा दूसरे मॉड्यूल से आके इसमें गिर रहा होता है। ठीक है, तो मेरी कॉल सेंटर पर एक्चुअल पोस्टिंग्स हो रही होती हैं। एक्चुअल पोस्टिंग्स कब हो रही होती हैं? जब मैं सैलरी रिकॉर्ड कर रहा होता हूं तो वो डिपार्टमेंटल वाइज सैलरीज रिकॉर्ड होती हैं, तो उस टाइम पे मेरी कॉल सेंटर में पोस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, जब मैं डेप्रिसिएशन का रन चला रहा होता हूं तो उस टाइम पे मेरी कॉल सेंटर में वैल्यूज गिर रही होती हैं। सेम इसी तरह जब मैं अपना कोई भी बिल, यूटिलिटीज का बिल वगैरह रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ या कोई भी चीजें मतलब परचेजिंग या वट एवर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह के कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे मेरा कॉस्ट सेंटर का डाटा जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंटरनल ऑर्डर के ट्रांजेक्शनल डाटा मेरा सिस्टम में आ रहा होता है। मैं अगर बजटिंग करता हूँ इंटरनल ऑर्डर की, या फिर मैं कोई इवेंट्स वगैरह को इंटरनल ऑर्डर बनाता हूँ, या फिर मैं एम्प्लॉय लेवल के ऊपर इंटरनल ऑर्डर बनाता हूँ। ठीक है, या फिर ये कह लें कि मैं जो है वो एसिड की बजटिंग में इंटरनल ऑर्डर को यूज करता हूं, तो उस टाइम पर मेरा इंटरनल ऑर्डर में डाटा गिर रहा होता है। ठीक, इन अब सिस्टम में देखें ये सारी चीजें हो गई हैं। कॉल सेंटर का इंटरनल ऑर्डर और कॉल सेंटर और इंटरनल ऑर्डर में मास्टर डाटा गिर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ जाता हूं एक्टिविटी टाइप में। अच्छा, एक्टिविटी टाइप में क्योंकि मेरी सबसे पहले प्लानिंग अपलोड हो रही होती है या फिर आप कह लें कि सिस्टम में मैं एक्टिविटी के रेट्स इनपुट कर रहा होता हूं KP26 से, या फिर मैं इस प्रोसेस के थ्रू के KP06 से मैं अमाउंट डालता हूं, KP26 से मैं उसके यूनिट्स नंबर ऑफ आवर्स डालता हूं, और KSPI से मैं
अपना प्लान रेट कैलकुलेट करवा लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे अब सिस्टम में कहां लेके जा रहा हूं, कॉस्ट एस्टिमेट चलाना है मुझे। कॉस्ट एस्टिमेट चलाने के लिए मुझे किन किन दो चीजों की जरूरत होगी? क्योंकि मेरी कॉस्ट जो है, कॉस्ट का मेजर पार्ट जो है वो मटेरियल, मेजर पार्ट नहीं, ओवरऑल मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट होती है। इस कन्वर्जन कॉस्ट में मेरी इस कन्वर्जन कॉस्ट को हम नॉर्मली एक्टिविटी टाइप के थ्रू डील कर रहे होते हैं, एक्टिविटी टाइप में। अब देखें, अब मुझे प्लानिंग जो है मेरी मटेरियल की, जब मटेरियल मेरा क्रिएट हो रहा होता है उस टाइम पे मैं MM02 से कॉस्टिंग 2 के टैब में जाके मैं मटेरियल की प्लान प्राइस अपडेट कर देता हूं, ठीक है। सेम अब क्योंकि मुझे कॉस्ट एस्टिमेट रन करना है तो मुझे उसके लिए दोनों की मतलब एक्टिविटीज सारी और मटेरियल, इनकी प्लान प्राइसेस चाहिए। अच्छा, ये मटेरियल की प्लान प्राइस मैंने दे दी। एक्टिविटी की प्लान प्राइसेस देने के लिए मैं ये वाले प्रोसेस फॉलो कर रहा होता हूं, ठीक है। अब मेरे सिस्टम में प्लान प्राइसेस आ चुकी हैं। इन प्लान प्राइसेस की बेसिस पे मैं कॉस्ट एस्टिमेट रन करता हूं, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेट रन करता हूं। इस कॉस्ट एस्टिमेट रन करने के लिए दो किस्म के मतलब प्रोसेस कह लें कि एक तो एक है मैं CK11N से सिंगल मटेरियल को एग्जीक्यूट कर रहा होता हूं और फिर CK24 से उसको मार्क या रिलीज कर रहा होता हूं, या फिर मैं CK40N से जाके मैं तमाम मटेरियल्स पर एक साथ ही कॉस्ट एस्टिमेट रन कर देता हूं, ठीक है। तो कॉस्ट एस्टिमेट का प्रोसेस रन होने के बाद इंपैक्ट ये होता है कि मेरे मटेरियल के ऊपर, तमाम मटेरियल्स के ऊपर स्टैंडर्ड प्राइस अपडेट हो जाती है। उस स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे थ्रू आउट द मंथ मेरा सिस्टम रन हो रहा होता है, ठीक है। चाहे मैं जब, अच्छा ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरा प्रोसेस मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट हो जाए, ठीक है। तो कॉस्ट एस्टिमेट की बेसिस पे मेरा मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस अपडेट हो जाती है। मटेरियल के स्टैंडर्ड प्राइस अपडेट होने पर जो है वो उसके बाद पूरे थ्रू आउट द मंथ मेरा सिस्टम स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर चल रहा होता है। मींस मैं कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहा हूं, कोई भी मटेरियल जो है प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर कर रहा हूं, या कोई भी मटेरियल जो है किसी ऑर्डर के ऊपर इशू कर रहा हूं, तो इन तमाम कंडीशन में, इन तमाम ट्रांजेक्शन में मटेरियल मेरा स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहा है तो जिस प्लांट से जा रहा है उस प्लांट में उसकी स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से मेंटेन होता है, और जिस प्लांट में ट्रांसफर हुआ यानी जो प्लांट रिसीवर है, रिसीव उस प्लांट की स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर क्लियर नहीं हुई तो यूं देख लें 2007, अगर मेरा एक मटेरियल इस प्लांट के ऊपर मेरा 10 रुपए का है, ठीक है, और इस प्लांट के ऊपर वही मटेरियल मेरा 12 रुपए का है, लाइक यूं समझ लें कि इस प्लांट से इस प्लांट पे जाता है तो 2 रुपए उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब इस प्लांट से निकलेगा तो इस प्लांट में 10 रुपए की ही एंट्री होगी कि 10 रुपए का मटेरियल इस प्लांट से निकल गया, और जब इस प्लांट पे पहुंचेगा तो दो रुपए बढ़ के उसकी जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एंट्री इस प्लांट पे होके 12 रुपए से इस प्लांट पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टैंडर्ड प्राइस की बेसिस पे ये इस किस्म की ट्रांजेक्शन हो रही होती है, ठीक है। फिर हमारा पूरा मंथ जो है वो पीपी वाले जो है वो ऑर्डर्स बनाते रहते हैं, ठीक है, और उन ऑर्डर पे ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं। लाइक वो ऑर्डर्स मेरा कंबाइन ऑर्डर भी हो सकता है, प्रोसेस ऑर्डर भी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पे प्रोसेस ऑर्डर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। प्रोसेस ऑर्डर पर मेरी ट्रांजेक्शन कुछ इस किस्म की होती है कि मेरा प्रोसेस ऑर्डर क्रिएट होता है। अच्छा, ये पीपी की साइकिल है, ठीक है, मगर क्योंकि हमारी कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा प्रोसेस ऑर्डर क्रिएट होता है। इस प्रोसेस ऑर्डर के क्रिएट के बाद जो है वो मेरा प्रोसेस ऑर्डर के ऊपर मटेरियल इशू होता है। उसके बाद मेरी इस ऑर्डर के ऊपर एक्टिविटी एक्चुअलाइजेशन होती है। एक्टिविटी एक्चुअलाइजेशन होने के बाद मैं उस ऑर्डर से मटेरियल रिसीव कर लेता हूं, ठीक है, मटेरियल रिसीव कर लेता हूं। इन पूरे मंथ मेरा ये चीज चलती रहती है, मल्टीपल ऑर्डर्स बनते रहते हैं, उनके अगेंस्ट पे मेरा मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होके मेरा स्टॉक में आता रहता है। स्टॉक में आने के बाद मटेरियल मेरा सेल होता है, जो कि एसडी की साइकिल है, ठीक है। वो ऑर्डर टू कैश की पूरी साइकिल होती है कि वही मटेरियल जब मेरा सेल होता है तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज वगैरह बनती है, ये हम जब एसडी के प्रोसेस को कवर कर रहे होंगे तो ये वाली एंट्रीज और उसके इंपैक्ट्स वगैरह हम वहां पर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब ये पूरा प्रोसेस रन हो गया थ्रू आउट द मंथ, पूरे मंथ के बाद अब मेरी क्लोजिंग साइकिल का टाइम आ गया। क्लोजिंग साइकिल के टाइम पर मैं अपनी इस चीज को इंश्योर करता हूं कि तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने
तमाम डिपार्टमेंट्स ने अपने काम कर लिए हैं। फाइनेंस से मैं पूछ रहा होता हूँ कि भाई आपने डेप्रिसिएशन रन चला लिया, सैलरीज वगैरह बुक कर ली, या अगर एचआर डील करता है तो सैलरी का एचआर से पूछ लेंगे, ठीक है। और फाइनेंस से ये भी पूछ रहे होंगे भाई तमाम बिल्स वगैरह, यूटिलिटीज वगैरह, तमाम जो है वो लाइबिलिटीज जो भी आपने इनवॉइसिंग वगैरह करनी थी, मायरो मीगो, ये सारी चीजें कर ली हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अपने पीपी वालों से पूछ रहा होता हूँ कि भाई तमाम जो है वो आपने ऑर्डर्स को देख लिया, एनालाइज कर लिया, जिन ऑर्डर्स पे काम मुकम्मल हो गया था उनके ऊपर टैको कर दिया। देन फिर मैं अपने एसडी वाले लोगों से पूछ रहा होता कि भाई तमाम इनवॉइसेस बना ली, जितनी भी पीजीआईज करनी थी, गुड्स इशू करने थे, वो तमाम चीजें आपने बना ली हैं, सब कुछ चीजें आपने सेल्स रिपोर्ट देख ली, उसको एनालाइज कर लिया, तमाम क्वांटिटीज वगैरह मैच कर ली। देन अब जब सब कुछ हो जाता है तो हम सिस्टम को क्लोज कर देते हैं। सिस्टम को क्लोज करने के बाद नॉर्मली फिर कॉस्टिंग वाले बैठकर क्लोजिंग चला रहे होते हैं, ठीक है। क्लोजिंग के साइकिल में इसकी वैसे अलग से क्लोजिंग साइकिल की ही सिर्फ वीडियो बना दी थी। खैर इस वीडियो के अंदर हम क्योंकि पूरे सीओ का साइकिल एक ओवरव्यू कर रहे हैं, तो इसमें यहां पर समझे डबलिंग हो रही है या वहां डबलिंग कह लें, जो भी, ठीक है। तो अब क्लोजिंग के साइकिल में हम सबसे क्लोजिंग के प्रोसेस में हम सबसे पहले अपनी साइकिल्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। साइकिल्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो साइकिल्स मेरी क्या काम कर रही होती है कि फिलहाल काम करना को साइकिल्स खैर ये काम कर रही होती है कि मेरी एक शेयर्ड कॉस्ट सेंटर से कॉस्ट उठा के किसी दूसरे कॉस्ट सेंटर्स में लेके जा रही होती हैं, ठीक है। तो साइकिल्स मेरी नॉर्मली दो किस्म की होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल और असेसमेंट साइकिल। तो डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट के डिफरेंसेस की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन कर दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा कॉस्ट एलिमेंट सेम रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ मेरा प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट के थ्रू ही जो है वो कॉस्ट ट्रांसफर हो रही होती है, मतलब वहां से कॉस्ट उठती है और उसी प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट में कॉस्ट गिर जाती है, कॉस्ट सेंटर चेंज होके, ठीक है। असेसमेंट में मेरा जो है वो प्राइमरी कॉस्ट सेंटर रिसीवर साइड पे यूज नहीं होता, उसके लिए मेरा सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट यूज होता है, कॉस्ट सेंटर टू कॉस्ट सेंटर ट्रांसफर हो जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से कॉस्ट उड़ जाती है और रिसीवर साइड पे चली आती है, ठीक है। स्टैटिकल की फिगर का भी कॉन्सेप्ट इन साइकिल्स में ही यूज हो रहा होता है कि जैसे जो चीज चेंजेबल है, मतलब जो साइकिल में फिक्स नहीं रखता, वेरिएबल रखता हूं, तो उसमें मैं स्टैटिकल की फिगर को यूज कर सकता हूं, ठीक है। इस साइकिल्स के चलाने के बाद मैं अपना एक्टिविटी की एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस रन कर रहा होता हूं। एक्टिविटी की एक्चुअलाइजेशन जो है वो मेरी इन 3 टी कोड्स के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले मैं एक्चुअल कॉस्ट स्प्लिटिंग कर रहा होता हूं। एक्चुअल कॉस्ट स्प्लिटिंग में क्या बिहेव हो रहा होता है सिस्टम का, इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो, इसको रन करने की वीडियो, ये सारी मैं अलग से बना चुका हूं, तो वहां से जाके रेफर कर लें, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक्चुअल रेट कैलकुलेशन का टी कोड रन कर रहा होता हूं। इस लेवल के ऊपर मेरा एक्चुअल रेट कैलकुलेट हो जाता है, मगर किसी जगह पर वो अफेक्ट नहीं करता। इस लेवल के ऊपर जो मेरा यहां पर KSII पे रेट कैलकुलेट हुआ होता है, तो वो रेट मेरा तमाम ऑर्डर्स के ऊपर सिस्टम लेके चले जाता है, ठीक है। ये मेरी एक्टिविटीज जो है वो अब ऑर्डर के ऊपर एक्चुअल रेट के ऊपर हो जाती हैं, ये CON2 चलाने के बाद। इसके बाद मेरा कॉस्टिंग शीट एक्चुअलाइजेशन, अगर मेरी कॉस्टिंग शीट कॉन्फ़िगर हुई है, यानी कि मैंने कुछ ओवरहेड्स अपने कॉस्टिंग शीट्स वगैरह से टैकल करवाए हुए हैं, तो मैं कॉस्टिंग शीट की एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस रन करता हूं। अगर मेरे प्लांट के ऊपर या मेरी कंपनी के ऊपर को प्रोडक्ट का सिनेरियो है, तो मैं को प्रोडक्ट के सेटलमेंट एग्जीक्यूट कर रहा होता हूं। ये प्रोसेस मेरा प्लांट वाइज एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मतलब मेरे जितने भी प्लांट्स होंगे मैं हर प्लांट्स पे अलग अलग जाके इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूंगा। इस प्रोसेस के चलाने के बाद मैं वेरिएंस कैलकुलेशन या फिर इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस का प्रोसेस हम चला रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस भी मेरे प्लांट वाइज हैं, मतलब हर प्लांट पर अलग अलग इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। ऑर्डर की का स्टेटस मेरा इन दोनों प्रोसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टेको और कंप्लीटेड के ऊपर जो है मेरा ठीक है, पार्शियली कंफर्म और रिलीज के ऊपर जो है मेरा विप कैलकुलेट होता है, ठीक है, और डिलीवर्ड या टेक्निकली कंप्लीटेड के ऊपर मेरा वेरिएंस कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद मैं सेटलमेंट का प्रोसेस रन कर रहा होता हूं। सेटलमेंट का प्रोसेस भी मेरा प्लांट वाइज चलता है, हर प्लांट पे मुझे अलग अलग सेटलमेंट का प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होता है।
देन सबसे आखिर में फिर मेरा एमएल का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है और एमएल चलाने के बाद मैं अपना पीरियड जो है वो क्लोज कर देता हूं और मटेरियल का पीरियड वगैरह की भी जो भी चीजें होती है, मटेरियल का पीरियड एमएल से चलाने से पहले ही करना पड़ता है मुझे ना, क्योंकि बल्कि हुआ ही होता है, क्योंकि नॉर्मली हम 4 या 5 तारीख को या 3 तारीख को क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो मेरा नया पीरियड ओपन हुआ होता है। अगर मैं टेस्टिंग वगैरह के दरमियान में अगर आप किसी अपने डेमो सर्वर डेव्स वगैरह या क्यूएस वगैरह के ऊपर क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो ये मेक श्योर कर लें कि आपका नेक्स्ट पीरियड ओपन हुआ है, क्योंकि एमएल जो है वो आपका जैसे 5वें पीरियड की आप एमएल चला रहे हैं तो एमएल 6ठे पीरियड में भी एंट्री मार रहा होता है, तो 6ठा पीरियड ओपन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कंट्रोलिंग का फ्लो है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको सिर्फ एक एंड टू एंड साइकिल की पिक्चर मिल गई होगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इसमें अलग अलग पूरे प्रोसेस को, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, वो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ एक पिक्चर ये है कि पूरा फ्लो क्या होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।